रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म हम पढ़ रहे थे, उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, उसी से आगे आज हम बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये कोई प्रिज्म है, ये प्रिज्म ए बी सी, एंगल ए को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ से कोई लाइट रे स्ट्राइक करी पी क्यू, ये हमने इस फेस पर नॉर्मल बनाया। जिस एंगल पर लाइट स्ट्राइक करती है इसको कहते हैं I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ऐसे रिफ्रैक्ट होके यहाँ गई, ये पॉइंट R, यहाँ पर हमने दूसरा नॉर्मल बनाया पॉइंट R, ये नॉर्मल N2, ये नॉर्मल N1, और फाइनली ये रे कहीं इस डायरेक्शन में इमर्ज होके बाहर आती है। इस एंगल को हम R1 से डिनोट करते हैं और ये एंगल को R2 से डिनोट करते हैं। ये वाला जो एंगल है इसको एंगल I2 या एंगल E कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ डेविएशन की हमने बात की थी। एंगल ऑफ डेविएशन किस किस के बीच का एंगल था? इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच। तो ये इंसिडेंट रे PQ, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, ये इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाया, ये। तो इनके बीच में जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है ये है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो हमने कुछ रिलेशन फाइंड आउट किए थे। सबसे पहले हमने एंगल वेग ए की वैल्यू निकाली थी। एंगल ए कितना आ रहा था? R1 प्लस R2, ये हमने सॉल्व किया था। और हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला था, डेल्टा इक्वल टू कितना आया था? I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये एंगल ऑफ डेविएशन आया था। I1 प्लस I2 और R1 प्लस R2 को हम क्या कह सकते हैं? A, तो R1 प्लस R2 की जगह A। ये भी हमने याद रखा। एंगल ऑफ डेविएशन हम ऐसे निकालेंगे, या फिर A को लेफ़्ट साइड ले जाएं तो ये आ जाएगा A प्लस डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐसे लिख सकते हैं। I1 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। I2 क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। इस I2 को हम E से भी डिनोट करते हैं। तो यही रिलेशन हमारे पास क्या भी बन जाएगा? A प्लस डेल्टा इक्वल टू I1 की जगह I लिख देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्लस I2 की जगह E पुट कर देते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E। A एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये वाला एंगल, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है, I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, E एंगल ऑफ इमरजेंस है। तो ये चारों एंगल में हमारे पास रिलेशन होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये रिलेशन भी हमें याद होना चाहिए। अब हम ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा डिपेंड्स ऑन किस पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस I पर। जितने एंगल पर ये लाइट आ रही है उस पर डिपेंड करेगा ये एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी है। तो ये हमें पढ़ना है कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये प्रैक्टिकल भी है हमारा। तो हमारे पास हमने क्या किया, अलग अलग एंगल पर लाइट को स्ट्राइक कराया और हर केस में हमने एंगल ऑफ डेविएशन को नोट किया। हमने अलग अलग एंगल पर लाइट को स्ट्राइक कराया और जो जो एंगल ऑफ डेविएशन हमें दिखा, हमने मेज़र किया, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? कि कितने एंगल पर लाइट प्रिज्म पे टकरा रही है।
तो आई को हमने वेरी करते रहे, अलग अलग एंगल पर हमने लाइट डालते रहे प्रिज्म पर, तो जो जो वैल्यूज़ हमें डेल्टा की मिल रही हैं उनको हमने एक टेबल में रिप्रेजेंट किया। सपोज करो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस था 30 डिग्री, फिर मैंने इसको बढ़ाया 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री। हम लगातार एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करा रहे हैं, इंक्रीज। तो डेल्टा में क्या इफेक्ट होता है ज़रा ध्यान से देखें। इनिशियली डेल्टा की वैल्यू घटते जाती है। मान लो स्टार्टिंग में डेल्टा मिला 60 डिग्री, फिर ये कम मिला 52 डिग्री, फिर ये और कम मिला 42 डिग्री, फिर ये और कम मिला 37 डिग्री। तो यहाँ तक क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ये देखा गया कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हम बढ़ाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू डिक्रीज होती है। एक कंडीशन के बाद फिर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन और कम नहीं होता, एंगल ऑफ डेविएशन भी अब बढ़ने लगता है। तो इसके बाद हमने देखा कि ये एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है। ये ऐसा वेरिएशन कुछ हमें देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है। कहाँ तक घटा, 37 डिग्री तक। उसके बाद फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ने लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास बिहेवियर मिलता है आई और किसके बीच, डेल्टा के बीच। तो इनिशियली on increasing angle of incidence delta decreases। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ डेविएशन कम हुआ। अब एंगल ऑफ डेविएशन कम होते होते इस कंडीशन को गौर करो, ये एंगल ऑफ डेविएशन कम होते होते सबसे कम हो गया, कितना, 37 डिग्री। इस एंगल को हम कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा, इसके बॉटम में m लिख दो, डेल्टा बॉटम में m, इसको डेल्टा मिनिमम भी कहेंगे। तो इनिशियली ऑन इंक्रीजिंग आई डेल्टा डिक्रीजेज एंड बिकम्स मिनिमम एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये क्या हो जाता है, सबसे कम। दिस एंगल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा m। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, आई हमने बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ डेविएशन कम होते रहा। एंगल ऑफ डेविएशन कम होते होते सबसे कम वैल्यू जितनी आएगी एंगल ऑफ डेविएशन की, उसको हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर बढ़ाते हैं तो अब एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करता है। आफ्टर दिस on increasing angle of incidence I, angle of deviation also increases। तो हमें ये रिलेशन मिला I और डेल्टा के बीच। तो इसको देख के हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है, I और डेल्टा के बीच में कैसा ग्राफ आता है। तो I और डेल्टा के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन हमें मिले इसके बेसिस पर। तो आई और डेल्टा के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ये हमने लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक्स एक्सिस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, वाई एक्सिस में लिखा एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री तो डेल्टा 60 डिग्री, मतलब जैसे जैसे आई बढ़ रहा है डेल्टा कम हो रहा है। तो आई बढ़ेगा तो डेल्टा कम, तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है।
ये ग्राफ है आई और डेल्टा के बीच। इसको मैं ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी रख देता हूँ। जरा ए से बी तक गौर करें। तो ए से बी तक क्या है, ए पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, ए पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ये है और एंगल ऑफ डेविएशन ये है। फिर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, सपोज मैंने एंगल इतना कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूँ, तो इस एंगल पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, कम हो गया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन और कम हो गया। तो ए से बी तक का रीजन क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है। ये कौन सा रीजन दिखा रहा है, ए से बी तक का। अब पॉइंट बी को देखो, पॉइंट बी पर क्या हो रहा है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा की वैल्यू सबसे कम हो गई। मैं इनको मिटा दूं तो बी पॉइंट पर गौर करें। बी पॉइंट पर गौर करें तो बी पॉइंट पर इस एंगल पर डेल्टा की वैल्यू सबसे कम है, इसको बोलेंगे डेल्टा एम। यह है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इसके बाद बी से सी तक का रीजन क्या दिखा रहा है, और आई बढ़ेगा तो डेल्टा भी बढ़ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो ऐसा ग्राफ आता है हमारे पास किस किस के बीच में, आई और डेल्टा के बीच में। अब इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर इस ग्राफ को हम गौर से देखें, आई और डेल्टा के बीच का ग्राफ ऐसा आता है, आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। ए से बी तक का रीजन क्या दिखा रहा है, आई बढ़ने से डेल्टा कम हो रहा है। डेल्टा कम होते होते पॉइंट बी पर डेल्टा की वैल्यू सबसे कम हो गई, कितनी, डेल्टा एम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इसके बाद बी से सी तक का रीजन क्या दिखा रहा है, आई और बढ़ाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू फर्दर इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो जिस समय पे डेल्टा की वैल्यू, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सबसे कम है, जिस समय पे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सबसे कम होती है, उस समय पर प्रिज्म से लाइट सिमेट्रिकली पास होती है। ये बात इम्पोर्टेंट है, अभी हम डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं इसका। क्या, जिस समय पे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमम होती है, उस समय पे रे प्रिज्म से सिमेट्रिकली पास होती है। तो ये बात हम यहाँ लिखते हैं, इन केस ऑफ डेल्टा एम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जब होगा, इन केस ऑफ डेल्टा एम, रे passes symmetrically, ray passes symmetrically through the prism। प्रिज्म से रे सिमेट्रिकली पास होती है सिर्फ और सिर्फ कब, जब एंगल ऑफ डेविएशन कैसा हो, मिनिमम। तो जब एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम के बराबर है, उस समय पे रे प्रिज्म से सिमेट्रिकली पास होती है। इसका क्या मतलब है, तो इसका क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म था, ये हमारे पास प्रिज्म था, यहाँ से रे हमने टकराई, ये रे ऐसे गई सपोज, फिर ऐसे बाहर आई। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बनाया था इस फेस पर, ये एंगल था R1, और इस फेस पर भी हमने नॉर्मल बनाया था, ये एंगल था R2। ठीक है, ठीक है, ये एंगल था कितना, I1, ये एंगल था कितना, I2 या E। ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन दिखा रहा हूँ। इंसिडेंट रे ये है, इमर्जेंट रे ये है, इनके बीच में ये बना है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब डेल्टा की वैल्यू सबसे कम होती है, डेल्टा डिपेंड किस पे करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर।
तो यहाँ से हमने क्या किया, अलग अलग एंगल पर लाइट डाली, तो जिस एंगल पर डेल्टा सबसे कम मिला वो नोट करना है, जिस एंगल पर डेल्टा सबसे कम मिला वो नोट करना है। तो यहाँ पर मेरे को डेल्टा की मिनिमम वैल्यू मिली, जैसे टेबल में मिनिमम वैल्यू डेल्टा की कितनी दिख रही है 37 डिग्री, तो यहाँ पर भी कुछ डेल्टा मिलेगा, डिपेंड करेगा आई पर। तो जब डेल्टा की वैल्यू सबसे कम है, मिनिमम है, उस समय पे ये रे प्रिज्म से सिमेट्रिकली पास होती है। सिमेट्रिकली पास होने का मतलब क्या है, ये R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू के बराबर होगी। सिमेट्रिकली पास होने का मतलब क्या है, R1 R2 दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और ये I1 और I2 भी आपस में बराबर होते हैं। I1 भी I2 के बराबर और R1 भी R2 के बराबर। किस केस में, सिर्फ जब डेल्टा की वैल्यू सबसे कम आए, यानी कि जब डेल्टा m के बराबर होता है, तो उस समय पे जो रे होती है वो कैसे पास होती है, सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली पास होने का मतलब I1 इक्वल टू I2 एंड R1 इक्वल टू R2। सिर्फ इसी केस में, बाकी अदर केसेस में ऐसा नहीं होगा। तो सिमेट्रिकली पास होने का मतलब क्या है, दैट इज I1 इक्वल टू I2 एंड R1 इक्वल टू R2। तो ये दो बातें हमें आनी ही चाहिए, अभी डेरिवेशन में हम इसका यूज करने वाले हैं। ये हमेशा वैलिड है, तो ये हमेशा वैलिड नहीं होगा, सिर्फ तब वैलिड होगा जब डेल्टा की वैल्यू सबसे मिनिमम है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होंगे, और ये R1 की वैल्यू R2 के वैल्यू के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किसके बारे में सीखा, आई और डेल्टा के बीच के ग्राफ के बारे में। अभी हम ग्राफ में दोबारा लौट के आते हैं। उससे पहले हम एक फॉर्मूला यहाँ पर आता है जिसको कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला होता है प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रिज्म फॉर्मूला किसको कहते हैं, प्रिज्म के मटेरियल का क्या निकाल रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले को हम प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2, साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन A अपॉन 2। ये फॉर्मूला है प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले को ही प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं, जो कि ऐसा है। यहाँ पर A क्या है, A है एंगल ऑफ प्रिज्म, या जिसको हम क्या भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा M क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको हम डिराइव करते हैं कि ये कैसे डिराइव हुआ, जरा देखना। हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन हमने डिराइव किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। कितना आया था, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 माइनस A यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल A। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन था, इसको मैं चलो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। मान लो जब डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होगी, जब डेल्टा की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम, ये केस, जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होगी तो I1 की वैल्यू I2 के इक्वल होती है, यही तो हमने पढ़ा है। तो व्हेन डेल्टा किसके बराबर होता है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा M, एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम होता है तो उस समय पे I1 और I2 आपस में बराबर होते हैं। मान लेते हैं ये किसके बराबर है, I के। मैंने मान लिया कि I1 I2 किसके बराबर है, I के। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा की जगह क्या रखेंगे, डेल्टा M इक्वल टू I1 I2 की जगह क्या रखना है, I,
तो i प्लस आई माइनस ए आई प्लस आई माइनस ए, तो ये बन गया डेल्टा m इक्वल टू 2i माइनस ए। क्या यहाँ से हम i निकाल सकते हैं? तो यहाँ से i कितना आएगा, 2i कितना आएगा, a प्लस डेल्टा m, तो i कितना आएगा, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। तो यहाँ से मैंने i फाइंड आउट किया, तो i आया a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। ठीक, ये निकाला मैंने i। अब मैं निकालता हूँ r। अब क्या निकालना है, r की वैल्यू। तो अब r की वैल्यू निकालने के लिए हमने इससे पहले लेक्चर में एक और रिलेशन निकाला था, वो था एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हमने निकाला था, इसको मैं इक्वेशन सेकंड कह देता हूँ। ठीक है, ये हमने पहला काम किया। फर्स्ट काम हमने क्या किया, I की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब सेकंड काम हम क्या कर रहे हैं, अब हम R की वैल्यू निकालेंगे। पहले हमने I की वैल्यू निकाली, अब R की वैल्यू। R की वैल्यू निकालने के लिए ये रिलेशन तो हम जानते हैं, जब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो, डेल्टा m मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो उस समय पे R1 R2 भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो मान लेते हैं किसके बराबर है, R के। ठीक है, तो मैंने ये दोनों R1 R2 को R के बराबर माना, तो इक्वेशन 2 में अगर वैल्यू रख दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, A इक्वल टू R प्लस R यानी कि 2R। तो यहाँ से R कितना आ जाएगा, A अपॉन 2। ये तो मैंने I निकाला एंगल ऑफ डेविएशन वाले फॉर्मूले से। एंगल ऑफ डेविएशन में मैंने मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन लगाई, I निकाला। फिर मैंने R निकाला A इक्वल टू R1 प्लस R2 का यूज करके। तो अब बताओ म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस म्यू इक्वल टू होता है साइन I अपॉन साइन R, होता है म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो साइन I कितना आया, ये है I, A प्लस डेल्टा m अपॉन 2, तो यहाँ रख दिया A प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन, अब है साइन R, साइन R कितना आया, A अपॉन 2, तो R की जगह रख दिया A अपॉन 2। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला। तो जो कल तक हमने रिलेशन पढ़े थे उसी में थोड़ा सा हमने क्या किया और आगे बढ़ाया, I की वैल्यू निकाली, R की वैल्यू निकाली, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए साइन I अपन साइन R में वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये प्रिज्म फार्मूला डिराइव हो गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। देखो, अगर हमारे पास प्रिज्म स्मॉल है, अगर हमारे पास स्मॉल प्रिज्म है, फॉर एनी स्मॉल प्रिज्म, I और R की वैल्यू, I एंड R एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी वेरी स्मॉल। अगर हम एक छोटा प्रिज्म लें उसके लिए I और R की वैल्यूज़ कैसी होंगी, स्मॉल। तो हम जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R। तो I और R की वैल्यू स्मॉल है, तो साइन I को क्या लिखेंगे, I, साइन R को क्या लिखेंगे, R। कब, जब प्रिज्म कैसा है, स्मॉल। स्मॉल प्रिज्म के लिए I और R की वैल्यू स्मॉल है, इसलिए साइन I की जगह I, साइन R की जगह R। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, म्यू इक्वल टू I अपॉन R। हमने I निकाला था अभी, याद होगा, I आया था A प्लस डेल्टा m अपॉन 2। अभी निकाला था I की वैल्यू A प्लस डेल्टा m अपॉन 2, ये I
आर की वैल्यू अभी भी लिखी है वो a/2। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से म्यू कितना बचा हमारे पास, a प्लस डेल्टा m अपॉन a। ये म्यू की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस डेल्टा m इक्वल टू म्यू इंटू a, है ना। तो यहाँ से डेल्टा m इक्वल टू क्या आएगा, म्यू a माइनस a, इस a को उधर लेंगे, तो यहाँ से डेल्टा m इक्वल टू क्या आएगा, a कॉमन बचा क्या, म्यू माइनस 1। तो ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का। अगर हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो हम ये फॉर्मूले को यूज करेंगे, जहाँ a क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ तक की बातें हमने करी। अब दोबारा से हम लौट के ग्राफ में जाते हैं। ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, उनको हम पहले समझते हैं। हमने आई और डेल्टा के बीच का ग्राफ ड्रॉ किया, तो आई और डेल्टा में हमने क्या पाया कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कम हो रही है। एंगल ऑफ डेविएशन कम होते होते कैसा हो गया, मिनिमम। एंगल ऑफ डेविएशन कम होते होते कैसा हो गया, मिनिमम। उस मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने, उस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को हमने क्या बोला, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये ऐसा कुछ ग्राफ हमारे पास आता है। इस एंगल पर डेल्टा सबसे कम है, डेल्टा m। ठीक है, तो ज़रा अब ध्यान से समझना कि देखो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से मैंने कोई लाइट को स्ट्राइक करा, ये नॉर्मल, मान लो मैंने ये लाइट 60 डिग्री पर स्ट्राइक करी। कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर। यहाँ से ये ऐसे चली गई और ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे आ गई। यहाँ मैंने नॉर्मल बनाया। ठीक है, इस एंगल को मैंने मेज़र किया। सपोज ये मेरे को मिला कुछ 30 या 40 डिग्री मान लेते हैं। ये एंगल मेरे को कितना मिला, 40 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन मैंने नोट किया। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, ये एंगल, इसको मैंने नोट किया। मान लो ये मेरे को मिला कितना, ये एंगल मिला सपोज कुछ 42 डिग्री ऐसा। ठीक है, तो ये हमें एक कंडीशन दी है। ठीक, अब देखो, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर कोई ऑब्जर्वर इस साइड से देख रहा है, ठीक है ना, तो उस ऑब्जर्वर के लिए ये कैसी रे है, इंसिडेंट, इस पे इंसिडेंट हो रही है, और ये क्या है, इमर्जेंट रे, है ना। तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिला, 42 डिग्री मिला। एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिला, 42 डिग्री। इस ऑब्जर्वर को ध्यान से सोचो, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये इंसिडेंट रे गई और ये इमर्जेंट रे बाहर आई, है ना। तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 42 डिग्री। इस ऑब्जर्वर को मैं O1 कह देता हूँ, ऑब्जर्वर फर्स्ट। तो O1 ऑब्जर्वर की रीडिंग क्या है, O1 ऑब्जर्वर ने एंगल ऑफ डेविएशन कितना बताया है, O1 ऑब्जर्वर को एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिख रहा है, 42 डिग्री। कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये 60 डिग्री, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। ठीक, तो O1 ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि 60 डिग्री एंगल पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 42 डिग्री है। अब सपोज कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ये दूसरा ऑब्जर्वर है O2, ऑब्जर्वर 2। अब ऑब्जर्वर 2 क्या बोलेगा,
ऑब्जर्वर 2 क्या बोलेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, इस ऑब्जर्वर 2 को अगर यहाँ से लाइट जाए, यहाँ से लाइट जाए कितने एंगल पर, 40 डिग्री पर। अगर कोई लाइट, ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, यहाँ से ये लाइट को भेजे कितने एंगल पर, 40 डिग्री पर, तो वो रे ऐसे ही वापस आ जाएगी, ऐसे, इसी का उल्टा। तो O2 ऑब्जर्वर के लिए भी एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 42 डिग्री। O2 ऑब्जर्वर भी एंगल ऑफ डेविएशन कितना बोलेगा, 42 डिग्री। कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, तो इस O2 के लिए अगर रे ऐसे जा रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 40 डिग्री। समझ में आ रही है। तो ये देखने पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं और ये इंसिडेंट रे है तो इस ऑब्जर्वर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन 42 डिग्री, कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर। अगर यहाँ से रे को भेजा और ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, यहाँ से रे भेज रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री और एंगल ऑफ डेविएशन कितना, 42 डिग्री। ये तो वही रहेगा, ये थोड़ी बदलेगा, रे तो ऐसी ही जाएगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, तो 42 डिग्री पर ये बोलेगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना कि O1 ने भी बोला एंगल ऑफ डेविएशन 42 डिग्री है। लेफ्ट साइड से देखने पर, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से देखने पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 42 डिग्री। राइट साइड से देखने पर भी एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 42 डिग्री। लेकिन दोनों के एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है, यानी कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ डेविएशन सेम है। समझ रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, सपोज ये 42 डिग्री। अब ग्राफ में देखते हैं, मान लेते हैं ये एंगल ऑफ डेविएशन ये है 42 डिग्री, ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना, 42 डिग्री। 42 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते हैं। तो 42 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, 42 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमें मिला इस पॉइंट पर। ठीक है, 42 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो ये लेफ्ट साइड से है तो लेफ्ट साइड के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसी 42 डिग्री पर एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है। ये ग्राफ हमारे पास ऐसा मिला, इसी पर एक और पॉसिबिलिटी है, ये भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है ना। यहाँ पर भी इस एंगल पर भी एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है, 42 डिग्री आ रहा है। तो इनमें से एक एंगल 60 डिग्री होगा और एक 40 डिग्री होगा। मान लो ये 40 डिग्री है और ये कितने, 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डेविएशन की एक ही वैल्यू, एक ही एंगल ऑफ डेविएशन दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए पॉसिबल होता है, जिनमें से एक एंगल को हम क्या कहते हैं, एक एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरे एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर मैं कहता हूँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर मैं कहता हूँ कि ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखो, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो एंगल ऑफ इमर्जेंस, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो कोई भी डेल्टा की कोई भी वैल्यू दो एंगल के लिए पॉसिबल है। कोई और वैल्यू देखते हैं, मान लो ये समझ में आया, एक डेल्टा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर पॉसिबल है। कोई दूसरा, मान लो इस डेल्टा को मैं देख रहा हूँ, मान लो ये डेल्टा है 30 डिग्री, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस देखते हैं। तो डेल्टा 30 डिग्री पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी है, ये वाला पॉइंट, और 30 डिग्री पर ये यहाँ पर भी कट कर रहा है ग्राफ को, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। तो कोई भी डेल्टा के लिए दो वैल्यूज आई की पॉसिबल होती हैं, ठीक है ना। फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा, देयर आर
two values of I, two values of I in which one is angle of incidence and other is angle of emergence. ठीक है, हर वैल्यू, हर डेल्टा के लिए दो वैल्यूज़ हैं. कोई और डेल्टा, ये डेल्टा है, मान लो ये डेल्टा है 25 डिग्री, तो यहाँ पर एक आई ये है और एक आई यहाँ भी होगा. तो हर डेल्टा के लिए दो दो वैल्यूज़ ऑफ आई मिलेंगे. उन आई में एक आई को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरे को एंगल ऑफ इमरजेंस. जैसे यहाँ पर था 40 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो वो वाला एंगल ऑफ इमरजेंस, 60 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 40 डिग्री एंगल ऑफ इमरजेंस. ठीक है, ठीक है. लेकिन अब जब हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में क्या हो रहा है, इसी में मैं लिख देता हूँ, बट द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, minimum angle of deviation, that is delta m is only for one angle of incidence, one angle of incidence. डेल्टा, कोई भी डेल्टा दो वैल्यूज ऑफ आई के लिए पॉसिबल है. एंगल ऑफ डेविएशन की कोई भी वैल्यू दो दो एंगल्स के लिए पॉसिबल है, जिसमें से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा एंगल ऑफ इमरजेंस. लेकिन जो डेल्टा की मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल पर मिलेगी. बाकी इसके अलावा हर डेल्टा दो दो वैल्यू पर मिलेगा, दो दो एंगल के लिए मिलेगा, लेकिन डेल्टा की मिनिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल के लिए मिलेगी. ग्राफ से समझते हैं. ग्राफ में ये वाला पॉइंट, सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट, ये है डेल्टा एम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये, और ये रहा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. तो सिर्फ इस एंगल के लिए डेल्टा क्या है, मिनिमम. बाकी एंगल के लिए डेल्टा मिनिमम नहीं है. तो डेल्टा एम के लिए, डेल्टा एम एक ही वैल्यू पर मिनिमम होता है, एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिनिमम होता है. तो डेल्टा एम सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिनिमम होता है. सपोज डेल्टा एम की मिनिमम वैल्यू है, मान लेते हैं 30 डिग्री. डेल्टा एम की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री. तो मैंने क्या किया, डेल्टा एम की मिनिमम, यही डायग्राम है. मान लो मैंने किसी लाइट को यहाँ से भेजा 35 डिग्री पर, ठीक है, और ये मेरे को मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिला, कितना मिला, 30 डिग्री. ये 30 डिग्री क्या है बोला मैंने, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, तो अब ज़रा सोचो, ये यहाँ लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो लेफ़्ट साइड वाला ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितने है, 30 डिग्री. कितने एंगल पर, 35 डिग्री पर. राइट साइड से अगर रे को भेजेंगे तो राइट साइड वाला ऑब्जर्वर भी क्या बोलेगा, 30 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन है. कितने एंगल पर, ये एंगल रहा. अब ये एंगल कितना होता होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा. क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में I1 और I2 बराबर होते हैं. मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में I1 I2 बराबर होते हैं. तो ये अगर ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होंगे. तो अगर यहाँ से हम कहते हैं तो हम क्या बोलेंगे लेफ़्ट साइड से, कि 35 डिग्री पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है 30 डिग्री. राइट साइड से देखेंगे तो भी क्या कहेंगे कि 30 डिग्री मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कितने एंगल पर, 35 डिग्री पर. तो डेल्टा की वैल्यू मिनिमम सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल के लिए होती है, जो कि ग्राफ से भी क्लियर है. मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ डेविएशन के लिए
एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमें मिलेगा। इसके अलावा बाकी डेल्टा की कोई वैल्यू 25 डिग्री डेल्टा दो वैल्यूज़ पे मिलेगा, 30 डिग्री डेल्टा दो आई पे मिलेगा, 42 डिग्री डेल्टा दो वैल्यूज़ ऑफ आई पे मिलेगा। लेकिन डेल्टा की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी डेल्टा एम, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल के लिए मिलेगी। तो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं ग्राफ से। अब इसमें हमारे पास एक और कंडीशन बच जाती है, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर पढ़ेंगे।